आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 के लिए निर्धारित सहायक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 में संकलित स्मृति शीर्षक पाठ के प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस पाठ के जो सबसे पहले प्रश्न है उसको देखें। तो उसमें पूछा जा रहा है कि भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था। तो इसके जवाब में लिखेंगे, लेखक जब अपने छोटे भाई के साथ झड़बेरी तोड़ रहे थे उस समय किसी ने आवाज़ देकर उनसे कहा कि बड़े भाई साहब उन्हें बुला रहे हैं। लेखक उसके बाद घर की ओर चल दिए, लेकिन मन में पीटे जाने का डर था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनसे कौन सा अपराध हो गया। उन्हें लगता था शायद बेर खाने की किसी ने भाई साहब से शिकायत कर दी है। लेखक को बड़े भाई साहब से मार पड़ने का डर सता रहा था। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी। तो इसके जवाब में लिखेंगे, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली शरारती बच्चों की टोली थी। उस कुएं में सांप के होने की जानकारी उन बच्चों को थी। उन्हें कुएं में ढेला फेंककर सांप के क्रोधपूर्ण फुफकार सुनने में आनंद तो आता ही था, साथ ही साथ कुएं में अपनी आवाज़ की प्रतिध्वनि भी उन बच्चों को अधिक रोमांचित करती थी। संभवतः इन्हीं कारणों से मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले बच्चों की टोली के लड़के कुएं में ढेला फेंकते थे। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि सांप ने फुफकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा कि नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है। तो इसके जवाब में लिखेंगे कि यह घटना 1908 ईस्वी की है, जब लेखक छोटे थे। इस घटना के काफ़ी समय अंतराल के बाद लेखक ने 1915 ईस्वी में अपनी मां को बताया, जब वे मैट्रिक पास कर गए थे। लेकिन यह संस्मरण उससे भी कई वर्षों के बाद लिखा गया था। लेखक को कुएं में ढेला मारने, चींटी के नीचे गिरने के जैसी अन्य सभी घटनाएं याद है, लेकिन कुछ लंबे समय के गुजर जाने के कारण कुछ बातों को लेकर स्मृतियां धूमिल सी हो गई थी। दूसरी ये कि उस समय ये सब करते हुए उन्हें भले ही आनंद आता था, लेकिन मन में घर पर शिकायत होने की स्थिति में पीटे जाने का भय भी रहता था। शायद इसी घबराहट में लेखक को ढेला सांप को लगा अथवा नहीं, सांप ने फुफकारा था कि नहीं, स्पष्ट याद नहीं है। इससे उनकी घबराहट झलकती है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं में निकालने का निर्णय लिया। किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया। तो इसके जवाब में लिखेंगे, लेखक को उनके बड़े भाई ने मक्खनपुर के डाकखाने में लगाने के लिए कुछ चिट्ठियां दी थी, लेकिन आदतन सांप को ढेला मारने की अपनी इच्छा पर वे नियंत्रण नहीं रख सके। उनकी चिट्ठियां उस कुएं में नीचे गिर गई। चिट्ठियों को डाकखाने में नहीं डालने पर उन्हें मार खाने का डर सता रहा था। एक मन करता था कि वे कहीं भाग जाएं, पर जिम्मेदारी का बोझ उन्हें ऐसा नहीं करने दे रहा था। झूठ बोलकर वे अपने आप से शर्मिंदा भी नहीं होना चाहते थे। अतः भय और जिम्मेदारी के द्वंद्व के बीच फंसे लेखक ने अंतोगत्वा कुएं से चिट्ठियों को बाहर निकालने का निर्णय ले लिया। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि सांप का ध्यान बांटने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई। तो इसके जवाब में लिखेंगे, सांप का ध्यान बांटने के लिए लेखक ने कई युक्तियां अपनाई थी। उन्होंने पहले डंडे से सांप को दबाना चाहा, लेकिन सांप का फन पीछे होते ही डंडे से चिट्ठियों को उठाने की चेष्टा में डंडा हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। मौका मिलते ही लेखक ने डंडा को अपनी ओर खींच लिया। लेखक के पास पुनः डंडा के आते ही सांप का आसन बदल गया।
इसी का फ़ायदा उठाते हुए वे एक एक कर सभी लिफाफे को चुनने में कामयाब हो गए। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसके जवाब में लिखेंगे, लेखक की चिट्ठियां कुएं में नीचे पड़ी थी। सांप के आसपास बिखरी चिट्ठियों को उठाना चुनौतीपूर्ण था। काफ़ी सोच विचार के बाद लेखक ने चुनौती को स्वीकार करते हुए कुएं से चिट्ठियों को निकालने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी और अपने छोटे भाई की धोती को आपस में गांठ लगाकर जोड़ा। फिर उसके एक सिरे को उस कुएं के लहरों से बांधकर छोटे भाई को यह कहकर पकड़ा दिया कि वह उसे मजबूती से पकड़े रहे, जबकि दूसरे सिरे को कुएं से लटका दिया। एक हाथ में लाठी लेकर लेखक धोती के सहारे नीचे उतर गए। वे धरातल से 4-5 गज ऊपर ही थे कि देखा कि सांप हमला करने के लिए तैयार बैठा है। धोती से लटककर उसे मारना मुश्किल था, कारण डंडा चलाने के लिए पर्याप्त जगह का अभाव था। अतः उन्होंने सांप को मारने के इरादे को छोड़ दिया। परिस्थितियों को समझते हुए लेखक ने अंत में डंडा से ही चिट्ठियों को निकालने का प्रयास किया, लेकिन उनके डंडे से सांप के चिपक जाने से उनकी यह कोशिश भी बेकार चली गई। उन्होंने डंडे को एक और पटक दिया, लेकिन अथक प्रयास के बाद सांप के आसन के बदलते ही वे अपने डंडे और चिट्ठियों को उठाने में सफल हो सके। यह लेखक के लिए एक चुनौतीपूर्ण साहसिक कार्य था। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि इस पाठ के पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों का पता चलता है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, बच्चों का कौतूहल प्रिय और जिज्ञासु होना आम है। कभी कभी यही उन्हें मुसीबत में डाल देते हैं। इस पाठ में यही बाल सुलभ चरित्र लेखक एवं उनके छोटे भाई के साथ साथ अन्य बच्चों में भी दिखाई देता है, जैसे झरवेरी के पेड़ से बेर को तोड़ना, कुएं और तालाब में ढेला फेंकना, जीव जंतुओं को अकारण तंग करना, छुप छुपाकर पेड़ से आम तोड़ना, रखवाले के आते ही भाग खड़ा होना, राह चलते डंडों से चीज़ों को इधर उधर बिखेरना आदि। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है का आशय स्पष्ट कीजिए। सवाल एक बार फिर समझिए कि मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कितनी मिथ्या और उल्टा निकलती है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। सवाल ये है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, स्थितियों से निपटने के लिए मनुष्य अपना अनुमान लगाता है, उसके लिए आवश्यक भावी योजनाएं भी बनाता है, पर यह जरूरी नहीं कि वह जैसा सोचता है अथवा जैसी योजनाएं बनाता है सब कुछ वैसा ही हो। कभी कभी स्थिति अनुमान के विपरीत भी हो सकती है। लेखक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मक्खनपुर के डाकखाने में चिट्ठियों को लगाने के लिए जाते समय लेखक ने भी यह नहीं सोचा था कि उसे इतनी विकट स्थितियों से सामना करना होगा। चिट्ठियों के कुएं में गिर जाने के बाद लेखक धोती के सहारे चिट्ठियों को बाहर निकालने के लिए कुएं में उतरा था। सोचा था सांप को मारने का अनुभव उसे है, वह उसे मारकर आसानी से चिट्ठियों को बाहर निकाल लेगा, लेकिन धोती से लटककर सांप को मारना संभव नहीं था। उधर सांप आक्रमण करने के लिए तैयार बैठा था। लेखक के डंडे से सांप के चिपक जाने से डंडा भी हाथ से छूट चुका था। लेखक इस नई परिस्थिति के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर लेखक को स्थिति के अनुसार अपनी योजना में परिवर्तन करना पड़ा, तब जाकर लेखक चिट्ठियों को निकाल सका। इस तरह सिद्ध होता है कि मनुष्य की कल्पना और वास्तविकता में काफ़ी बड़ा अंतर होता है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब में लिखेंगे, मनुष्य कर्म करता है, उसे कर्म करना भी चाहिए, पर यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि वह जिस कामना के साथ कर्म करता है फल भी उसी के अनुसार उसे प्राप्त हो। कारण मनुष्य केवल कर्म करने का अधिकारी है, जबकि उसके कर्म का फल देने वाला कोई और है।
लेखक ने चिट्ठियों को निकालने का भरसक प्रयत्न करता है। उसमें वह सफल भी होता है, पर हो सकता था कि वह उसमें सफल नहीं भी होता अगर उसने इसके लिए प्रयास नहीं किया होता। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी मनुष्यों से सिर्फ कर्म करने के लिए कहा है, अर्थात मनुष्य को फल की इच्छा के बदले केवल और केवल कर्म करना चाहिए। क्लियर? तो ये थे कक्षा 9 के लिए सहायक पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 1 में संकलित स्मृति शीर्षक पाठ के प्रश्न और उन प्रश्नों के जवाब। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।